नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग करना बताऊंगा। मैं आपको इसे ए से जेड तक उपयोग करना सिखाऊंगा। तो हम यहां क्रोम एक्सटेंशन के सभी फीचर्स को जानेंगे, हम सभी टूल्स को देखेंगे, जैसे कि एक्स-रे और फिर एसएन ग्रैबर, प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेटर, इन्वेंटरी लेवल और रिव्यू इनसाइट वगैरह। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं और इस क्रोम एक्सटेंशन से कनेक्टेड कुछ अन्य चीजें भी समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसे पूरी तरह से उपयोग करना सीख जाएंगे और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से। मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो के रिसोर्स सेक्शन में आपको क्रोम एक्सटेंशन को फ्री में प्राप्त करने और इसे ट्राई करने के लिए लिंक मिलेगा। साथ ही एक फ्री हीलियम 10 अकाउंट और आपके लिए कुछ डिस्काउंट कूपन कोड भी। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पर बेचने के लिए एक प्रोडक्ट को अच्छा क्या बनाता है, जैसे कि हम क्रोम एक्सटेंशन के साथ प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, और इसलिए हम इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को एन्जॉय करेंगे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आपको शायद पिछला लेसन याद होगा जो ब्लैक बॉक्स के बारे में था, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट खोजने के तरीके दिखाए थे। और मान लीजिए कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोजा है और आप इसे और अधिक एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कैसे करते हैं? मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट किचन सीजर है ना? हम अमेज़न पर जाएँगे और किचन सीजर्स टाइप करेंगे। शायद आपने इसे ब्लैक बॉक्स के थ्रू खोजा है और हमारे पास ये यहाँ है और हमारे पास किचन सीजर का पूरा लेसन भी है। अब चलिए क्रोम एक्सटेंशन के पहले पार्ट से शुरू करते हैं और ये सर्च में इस छोटी-सी चीज़ को ऐड करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सीजर के ऊपर। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, इसलिए आपके लिए अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को कंडक्ट करना आसान होगा। तो आखिर ये आपको यहाँ देता क्या है? ये आपको कैटेगरी में बेस्ट सेलर रैंक देता है, तो ये आपको कैटेगरी देता है और ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरी देता है। तो ये किचन और डाइनिंग में किचन शेयर में नंबर 2 है ना? यही बेस्ट सेलर रैंक है बीएसआर। फिर हमारे पास एसिन है, जो उत्पाद का एसिन है और आप देख सकते हैं कि यह यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप कुछ अन्य प्रकार के क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ शो पर क्लिक करते हैं और फिर से ये किसी भी दिए गए प्रोडक्ट के ऊपर होगा, तो यदि आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी देखना चाहते हैं, तो यही आपको करना है। उदाहरण के लिए हमारे पास एसिलोन द्वारा यह किचन शीयर है और हम यहाँ शो पर क्लिक करते हैं और यह यहाँ एक ग्राफ और कुछ चीजें दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं नीचे के हिस्से से शुरू करूंगा, फिर ऊपर के हिस्से से। मूल रूप से हम यहाँ इस नीचे के हिस्से में जो देखते हैं वह इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जो वही हिस्सा है जो आप लिस्टिंग पर देख सकते हैं, लेकिन यह इसे यहाँ पुल कर देता है ताकि यह आपके लिए अधिक आरामदायक हो। आप प्रोडक्ट का कलर, डायमेंशन, प्रोडक्ट का वेट, ब्रांड, एसिन, मॉडल नंबर, यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज भी हैं और रिव्यूज की रेटिंग फिर से देखेंगे। बेस्ट सेलर रैंक, क्या ये मैन्युफैक्चरर द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? नहीं, ये अभी भी बिक रहा है। ये पहली बार कब अवेलेबल हुआ था और वारंटी और सपोर्ट, तो ये सीधे प्रोडक्ट पेज से पुल हो जाता है, जो कि काफी कूल है। और फिर हमारे पास यहाँ ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ हमें क्या देता है और ये ग्राफ क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। ये आपको इस प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री देगा। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की काफी समय पुरानी सेल्स हिस्ट्री है। तो यहाँ सेल्स हिस्ट्री की बिगिनिंग है। उसने इस साल के बीच में ही सेलिंग शुरू की है। और यहाँ लेफ्ट साइड में हम प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं और निचले हिस्से में हम तारीख देखते हैं। और ग्राफ पर भी हम विभिन्न चीजें देखते हैं, जैसे सेल्स रैंक, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता, बेस्ट सेलर रैंक, प्रोडक्ट का प्राइस और लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आमतौर पर एक प्राइस होता है जो अमेजन के अंदर होता है, इसलिए हम इसे कस्टमर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन हम नया प्राइस देखते हैं। इसीलिए हमें नए प्राइस को देखना चाहिए और यही हम यहाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए चलिए इसे देखते हैं। ये 8/31 है। 8/31 दरअसल तारीख है, यानी कि ये 31 अगस्त 2019 है। इस प्रोडक्ट का प्राइस 7.99 था और सेल्स रैंक 2355 था। और ये अलग अलग समय और डेट्स के लिए चलता रहता है और इस तरह आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से लॉन्च हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस्ट सेलर रैंक लगातार नीचे गिरती जा रही है। बेस्ट सेलर रैंक जितनी कम होती है, प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ही अधिक होती है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। ये पहला पार्ट है जो एक्सटेंशन आपको देता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसे एफबीए सेलर्स द्वारा बेचा जा रहा है। यहाँ लिस्ट में 6 सेलर्स हैं और यहाँ एक और ऑप्शन है फीस कैलकुलेट करना। तो अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं कि किसी दिए गए प्रोडक्ट की फीस क्या है जब आप एक स्पेसिफिक निश में सर्च कर रहे हैं, तो बस इस तरह से अगर आप इसे जल्दी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और फीस कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पर ले जाएगा। एक्चुअली मैं इसके बारे में बाद में बात करना चाहूंगा, जब हम अमेजन पर किसी दी गई लिस्टिंग के अंदर होंगे। हम इस लेसन के किसी और पार्ट में इसे करेंगे, लेकिन मूल रूप से ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कैलकुलेटर है। हम थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे, इसलिए अभी इसे ना करें, लेकिन आप यहाँ कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट की फीस जल्दी से काउंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का वेट, साइज, कैटेगरी देख सकते हैं, लेकिन फिर से हम इस पर बाद में गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी एडिशन है इस तरह की सर्च एडिशन क्रोम एक्सटेंशन के लिए। ये आपको पहले पेज पर किसी भी प्रोडक्ट के बीएसआर को जल्दी से दिखाएगा और इस तरह से आप कुछ भी करने से पहले उस स्पेसिफिक निश को देख और स्कैन कर सकते हैं
अब चलिए क्रोम एक्सटेंशन में गहराई से उतरते हैं। ये यहाँ ऊपर है। तो पहले हम एक्स रे और एसिन ग्रैबर का उपयोग करेंगे और ये तीनों केवल तभी काम करते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग में इंटर करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स और रिव्यू इनसाइट केवल एक दी गई लिस्टिंग पर काम करेंगे। तो हम यह तब करेंगे जब हम स्पेसिफिक लिस्टिंग के अंदर पहुंचेंगे। चलिए जल्दी से एक्स रे प्रोडक्ट रिसर्च को इनपुट करते हैं ताकि पेज पर सभी प्रोडक्ट्स को स्कैन किया जा सके। तो फिर से उदाहरण के लिए हमने ब्लैक बॉक्स या किसी अन्य तरीके से एक प्रोडक्ट हासिल किया, ये वास्तव में मायने नहीं रखता, लेकिन आप यहाँ प्रोडक्ट्स के एक बड़े पेज पर पहुंचते हैं और एक एक करके जाने के बजाय आप क्रोम एक्सटेंशन को टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि इस दिए गए पेज पर सभी प्रोडक्ट्स को स्कैन किया जा सके और देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या देती है। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ किचन सीजर कीवर्ड है और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है। तो हम यहाँ इस कीवर्ड की मंथली सर्चेस देख सकते हैं। फिर यहाँ दाईं ओर हम अलीबाबा पर सोर्स देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम तब करेंगे जब मैं इस पूरे हिस्से को समाप्त कर लूंगा। मूल रूप से जब आप अलीबाबा पर सोर्स पर क्लिक करते हैं तो वहां पर हम इस प्रोडक्ट के सप्लायर्स को देख सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ी देर में देखते हैं। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, चलिए क्रोम एक्सटेंशन पर अन्य चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले देखा है, हम इस प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम देखते हैं। फिर क्रोम एक्सटेंशन कहता है हेलियम 10 सेरेब्रो में कीवर्ड सर्च चलाने के लिए 10 एसिन तक चुने। तो आप जो कर सकते हैं वह ये है कि आप यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और उन्हें हेलियम 10 सेरेब्रो में डाल सकते हैं। सेरेब्रो एक टूल है जो आपको एक दिए गए एसिन से कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। मूल रूप से एक दिए गए प्रोडक्ट से कीवर्ड निकालें और देखें कि यह अमेजन पर इस स्पेसिफिक लिस्टिंग के लिए कहां रैंक कर रहा है। उदाहरण के लिए ये किचन सीजर कीवर्ड किचन शीयर, किचन सीजर, बिग किचन सीजर आदि पर रैंकिंग कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस लेसन में सेरेब्रो का उपयोग करना नहीं सिखाऊंगा। हालांकि मेरे पास यहाँ यूडेमी पर एक और फ्री कोर्स है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इस प्रोडक्ट रिसर्च कोर्स को पूरा करने के बाद आप मेरे अमेजन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कोर्स को हीलियम 10 के साथ कर सकते हैं। फिर से ये एक फ्री कोर्स है, ये लगभग 2 घंटे का है और वहां मैं आपको दिखाता हूं कि अपने प्रोडक्ट के लिए सही कीवर्ड कैसे खोजें। ये एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हम इस भाग में सेरेब्रो का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसे अभी नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रोडक्ट रिसर्च से अधिक कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी आप यहां से कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं और उन्हें सेरेब्रो में रन कर सकते हैं। बस देखें कि वे अमेजन पर सेरेब्रो का उपयोग करके कहां रैंक कर रहे हैं। सेरेब्रो एक टूल है जो किसी दी गई लिस्टिंग से कीवर्ड लेता है और आपको दिखाता है कि यह स्पेसिफिक लिस्टिंग कहां रैंक कर रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्छे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और वे कहां रैंक कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो आप अन्य कोर्सेज में पा सकते हैं। आपको फिर से बता दूं, ये यूडेमी पर फ्री है और यहां हम और क्या देख सकते हैं, हम उन लिस्टिंग्स का टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं जो यहां स्कैन की गई है। तो यहां पर कई लिस्टिंग्स स्कैन की गई हैं और अधिक सटीक रूप से कहें तो 60 लिस्टिंग्स पहले पेज से लेकर दूसरे पेज तक सही है। और जो हम देख सकते हैं वह यह है कि इन सभी प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू $12,07,800 है। यहां हम एवरेज रेवेन्यू देख सकते हैं, सभी लिस्टिंग्स का एवरेज बीएसआर, एवरेज प्राइस और साथ ही एवरेज रिव्यू काउंट। अगला यहां अपॉर्चुनिटी स्कोर है और सक्सेस स्कोर। मूल रूप से ये वह स्कोर है जो हीलियम 10 आपको देता है और फिर से ये रोबोट्स पर बेस्ड है। तो मैं इसे बहुत अधिक नहीं देखूंगा, लेकिन ये आपको बताता है कि इस निश में एक सेलर के रूप में आपके बेचने की संभावना क्या है और ये कितना आसान है और वह निश कितना अच्छा है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस काफी एवरेज है और ये लो कॉस्ट और लो प्रॉफिट वाला निश है। हमारे पास सेल्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये बताता है मार्केट सेलर्स का एक छोटा ग्रुप डोमिनेट कर रहा है और ये मेच्योर या रिस्ट्रिक्टेड है। जैसा कि यहाँ कहा जाता है, यहाँ पर सेलर्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो इस लिस्टिंग की अधिकांश सेल्स कर रहा है। और प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि प्राइसिंग में मॉडरेट वेरिएशन है। तो सामान्यतः इसे ये निश उतना पसंद नहीं है, इसीलिए इसे एक स्टार मिला है और सबसे कम मैंने आधा स्टार देखा है। और कभी कभी आप 4 और आधा स्टार भी देखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हाई स्टार्स वाले प्रोडक्ट्स देखते हैं तो ये अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतर होने वाला है। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह किस पर आधारित है, लेकिन एक बार जब आप हाई स्टार वाले प्रोडक्ट्स देखते हैं तो शायद आपकी अटेंशन ऐसे निश के लिए अधिक होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक स्टार वाले निश भी हैं जो फिर भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि यहाँ और क्या चीजें हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट या डिलीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को नहीं देखना चाहते तो हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, मुझे ऐसा करने दें, यह विज्ञापन डिलीट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञापनों यानी एड्स का रेवेन्यू पर वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह एड्स को नहीं गिनता। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को सब कुछ स्कैन करने से बाहर रखा गया है। तो अगर आप नहीं चाहते कि यह आपके नजरिए में हस्तक्षेप करे तो यहाँ चीजों को देखने का यह एक बेहतर तरीका है। इन रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करें और फिर हमारे पास प्रोडक्ट का एएसइन है। बेशक हमारे पास दिए गए पेज पर नंबर और पोजीशन है। तो यह नंबर 5, 6, 7 है। सभी पहली 4 पोजीशन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। आप यहां प्रोडक्ट को स्वयं देख सकते हैं। अगर आप अमेजन पर प्रोडक्ट को स्वयं देखना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट पर क्लिक भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोडक्ट का एसिन, ब्रांड, प्रोडक्ट का टाइटल, जिस कैटेगरी में यह आता है वह है, और यहाँ बाय बॉक्स का मालिक कौन है।
उदाहरण के लिए हम यहां देखते हैं कि अमेजन इस स्पेसिफिक निश में सेल कर रहा है। एक सेलर कहता है कि अमेजन एक बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि किचन एड है। ये उन चीजों में से एक है जिसे हम आमतौर पर ज्यादा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब किसी स्पेसिफिक निश पर अमेजन खुद एक सेलर के रूप में और एक बड़े ब्रांड के रूप में डोमिनेट कर लेता है, तो सेल्स पार्ट में आप देखते हैं कि वे हर महीने सबसे ज्यादा लगभग $40,000 की सेल कर रहे हैं। इस तरह का एक मजबूत ब्रांड और अमेजन द्वारा बेचा जाना वह चीज नहीं है जिसे हम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्लेस का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। अगला है कि हमारे पास लिस्टिंग पर नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स हैं। मूल रूप से यहां 3 सेलर्स हैं। ये अमेजन है, शायद कुछ अन्य लोग जो इस प्रोडक्ट के साथ बाय बॉक्स के लिए कंपीट कर रहे हैं। बाय बॉक्स का मतलब यह होता है कि एक दी गई लिस्टिंग पर कितनी सेल आ रही है। उदाहरण के लिए इस लिस्टिंग पर 7 सेलर्स हैं। ये ऑक्सो है जो कि एक बड़ा ब्रांड भी है। कभी कभी हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो ऑक्सो प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं। शायद वे इसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर खरीद रहे हैं जैसे कि वॉलमार्ट से और इसे अमेजन पर बेच रहे हैं, या शायद रिटेल स्टोर्स में खरीद कर अमेजन पर बेच रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के प्रोडक्ट्स में अधिक सेलर्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स में आमतौर पर एक ही सेलर होता है। उदाहरण के लिए इस प्रोडक्ट मायरिजो का केवल एक सेलर है और यह एक एफबीए सेलर है, तो यह शायद एक ही सेलर है। इसका मतलब है कि वह एक प्राइवेट लेवल सेलर है। अगर अधिक विक्रेता हैं तो आमतौर पर यह प्रोडक्ट एक आर्बिट्राज प्रोडक्ट होता है, तो कई सेलर्स एक ही ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए कंपीट कर रहे होते हैं। अगली चीज है प्राइस। तो हम प्रोडक्ट का प्राइस, एफबीए फीस देख सकते हैं। अमेजन पर सेल कितनी फीस ले रहा है, पिछले 30 दिनों में स्लेस की अमाउंट क्या है, आप यहां देख सकते हैं। तो इस मार्केट में बहुत सारी सेल्स कुछ ही टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हो रही है। यहाँ इस एसीलोन और किचन एड के लिए, और मूल रूप से कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट पर डोमिनेट कर रहे हैं। फिर से अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसा होने पर नए सेलर्स के लिए इस मार्केट में इंटर करना और सेल्स प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे विशालकाय हैं। उदाहरण के लिए यहां फिस्कर्स भी सीजर और सीजर से रिलेटेड चीजों का एक बड़ा ब्रांड है। तो हाँ, और वे बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओ नहीं, ये फिस्कर्स नहीं है, वो अमेजन बेसिक्स है। ये फिस्कर्स इसके अंतर्गत नहीं आता, लेकिन फिर भी काफी बड़ा ब्रांड है। लेकिन अमेजन बेसिक्स फिर से यहाँ है, और अमेजन बेसिक्स फिर से एक बड़ा ब्रांड है, और ये बहुत सारी सेल्स प्राप्त कर रहा है। और फिर हमारे पास रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ है, प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक, प्रोडक्ट की रेटिंग, प्रोडक्ट के स्टार्स, एसेंशियल रेटिंग, रिव्यू काउंट। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, रिव्यू काउंट अगला पार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि लिस्टिंग पर कितने रिव्यूज हैं। तो फिर से इस स्पेसिफिक निश में हमारे पास इस तरह के रिव्यूज हैं, बहुत सारे रिव्यूज। तो 18,000, 9,000, 4,000, 500। तो ये कुछ ऐसा है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज नए सेलर्स के लिए कंपीट करना कठिन बना देते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, शायद अगर हम उन लोगों पर नजर डालें जिनके पास कम रिव्यूज हैं, जैसे 35 रिव्यूज, 182, तो वे उतनी सेल्स नहीं कर रहे हैं। टाइम 0.5, 81 रिव्यूज, $5,000 का रेवेन्यू, 35 रिव्यूज, $800 का रेवेन्यू। क्योंकि मार्केट बहुत बहुत अधिक रिव्यूज वाले सेलर्स से भरा हुआ है, इसलिए वे ज्यादातर सेल्स ले रहे हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसे हम देखना पसंद नहीं करते। अब आता है रिव्यू वेलोसिटी। पिछले 30 दिनों में प्रोडक्ट ने कितने रिव्यूज प्राप्त किए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, किचनएड ने पिछले 30 दिनों में लगभग 3,000 रिव्यूज प्राप्त किए हैं। तो उनकी रिव्यू स्ट्रेटेजी सही है। इसके अलावा वे इतनी सारी यूनिट्स बेच रहे हैं कि उन्हें कई रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन ये वह पैरामीटर नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो यदि किसी दिए गए मार्केट के लिए रिव्यू वेलोसिटी लो है, तो हम उस बाजार को देखना चाहेंगे और उस पर करीब से नजर डालना चाहेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि ये हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोग वहां रिव्यू प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते हैं और उन्हें उतने रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं। और इसका मतलब है कि हमारे पास एक नए सेलर के रूप में जल्दी से अधिक रिव्यूज प्राप्त करने के अधिक मौके हैं, यदि हम जानते हैं कि रिव्यूज कैसे प्राप्त करें। यह भी काफी अच्छा है। अगला हमारे पास प्रोडक्ट डायमेंशन है, तो बस ये देखने के लिए कि यह बड़ा है या बहुत नहीं। और दूसरी बात वजन है, तो मूल रूप से प्रोडक्ट का वेट क्या है, और खमेनिया ये पाउंड में है। फिर हमारे पास साइज टियर है, ये किस प्रकार के प्रोडक्ट का टियर है, जैसे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज या लार्ज स्टैंडर्ड साइज। और निश्चित रूप से साइज जितना कम होगा, उतनी ही कम फीस आपको देनी पड़ेगी। इमेजेस, इसमें कितनी इमेजेस हैं, और लिस्टिंग क्रिएशन डेट। और निश्चित रूप से आप इस प्रोडक्ट को पिन कर सकते हैं और इसे अपनी लिस्ट में यहां सेव कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वह यह ग्राफ है जो हमारे पास यहां है। उदाहरण के लिए हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए सेल्स ग्राफ है, और यहां हमारे पास कुछ प्रकार के पैरामीटर हैं। तो मुझे आपको समझाने दें कि पैरामीटर क्या है। तो हमने कौन सा लिया, वह क्या था। चलिए अमेजन बेसिक लेते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट को लेते हैं। हम सेल्स पर क्लिक करने जा रहे हैं, और यहां हम देखते हैं 30 दिन, 90 दिन, ईयरली और ऑल टाइम सेल्स। और यहां कुछ ग्राफ हैं जो हमारे पास हैं। तो हमारे पास सेल्स, ट्रेंड लाइन और 7 दिन की मूविंग एवरेज है। मुझे समझाने दें। तो यहां सेल्स और ट्रेंड लाइन के साथ ये काफी क्लियर है, लेकिन 7 दिन की मूविंग एवरेज थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। तो सेल्स मूल रूप से ये है कि उस स्पेसिफिक टाइम में कितनी सेल्स हुई। ठीक है। तो उदाहरण के लिए फिर से ये एस्टिमेटेड है, तो 13 जून 2019 को इसकी 703 सेल्स हुई थी।
ये बहुत है, हाँ। प्रतिदिन के हिसाब से ये बहुत सेल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक निश और ब्रांड है मूल रूप से। ये एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ये अमेज़न बेसिक्स है, तो उनकी प्रतिदिन 703 सेल्स होती है और इस स्पेसिफिक डेट पर और फिर से हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों में ये गिरता है, कुछ दिनों में ये बढ़ता है। लेकिन अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो है ट्रेंड लाइन। तो हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन मूल रूप से ग्रो कर रही है। तो यह स्पेसिफिक प्रोडक्ट समय के साथ सेल्स में ग्रो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सारा नीश नहीं, लेकिन कम से कम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और ये हमें क्या कह सकता है? इसका मतलब है कि खैर, आमतौर पर इसका मतलब है कि ये कम से कम उस निश में फंस कर नहीं रह गया है और वास्तव में ये ऑफिस सीजर्स है जिसे मैं अभी देख रहा हूं, ये यहाँ बहुत अच्छी रैंकिंग कर रहा है। और मैंने अभी अभी प्रोडक्ट का टाइटल देखा, ये वास्तव में ऑफिस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये यहाँ भी अच्छी रैंकिंग में है। मैं बस कुछ अन्य प्रोडक्ट ले लूंगा। उदाहरण के लिए हमारे पास मान लीजिए यह वाला एसिलोन है और हमारे पास 16,000 सेल्स, 15,000 आदि आदि हैं। लेकिन मुझे जल्दी से ग्राफ पर वापस आना चाहिए। तो हमने ट्रेंड लाइन के बारे में बात की और चलिए इसे पुराने समय पर लेते हैं। तो यहाँ की ट्रेंड लाइन एसिलोन के लिए है, जो बहुत बड़ा नहीं है, इसकी कई सेल्स हैं, लेकिन ये अमेजन बेसिक्स जैसा बड़ा ब्रांड नहीं है। हम देख सकते हैं कि ये अभी भी ऊपर जा रहा है। ईयरली बेसिस पर ट्रेंड लाइन अभी भी ऊपर जा रही है, लेकिन 90 दिनों में ये और भी अधिक ग्रो कर रही है। तो ये 9 दिनों में तेज हो गया, लेकिन 30 दिनों के हिसाब से ये नीचे जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये नीचे जा रहा है? इसका मतलब है कि इन 30 दिनों में इसकी सेल्स पिछले 30 दिनों की तुलना में कम थी। और दूसरी बात है 7 डे मूविंग एवरेज। इसका क्या मतलब है? तो हमारे पास किसी दिए गए दिन की सेल्स होती है ना? लेकिन 7 दिन की मूविंग एवरेज भी होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक दिन में कुल 500 सेल्स हुई, दूसरे दिन 700 सेल्स हुई, फिर अगले दिन 600 सेल्स हुई और फिर 555 सेल्स हुई, तो 7 दिन की मूविंग एवरेज में हम इन सभी दी गई सेल्स डेट की एवरेज लेते हैं और ये आपको नंबर दिखाएगा। तो फिर से अगर ये ऊपर जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वीकली बेसिस पर ये या तो ग्रो कर रहा है या घट रहा है। आप महीने के अलग अलग हफ्तों में भी देख सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं और पैटर्न देख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर मुझे जो देखना पसंद है वह है ट्रेंड लाइन जो ऊपर जा रही है, और साथ ही सेल्स जो आमतौर पर काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ट्रेंड की लाइन बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ और है जो आपके पास इस पार्ट में है। इसके अलावा आप यहाँ अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट फिर से खोल सकते हैं। यदि आप इसे किसी वर्चुअल असिस्टेंट या अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो आप इसे एक इमेज के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अमेजन ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं या जो भी हो। फिर आप इसे CSV में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी एक्सेल में एक रिपोर्ट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसके साथ काम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अधिक रिजल्ट्स लोड कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ नंबर्स के रिजल्ट्स हैं, तो इस तरह आप क्रोम एक्सटेंशन के सभी पैरामीटर्स को यहाँ देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। आप इसे और इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ और अधिक देख सकते हैं। और मैंने कितने ऐड किए, जैसे कितने प्रोडक्ट ऐड किए गए, एक्स्ट्रा 60 प्रोडक्ट्स। तो अब ये सभी को कैलकुलेट कर रहा है, ये सारे रेवेन्यू को कैलकुलेट कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू और अन्य सभी चीज़ें। और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था वह है अलीबाबा पर सोर्स। लेकिन उससे पहले वास्तव में मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बेहतर होगा कि सेलिंग के लिए एक प्रोडक्ट को क्या चीज़ बेहतर बनाती है। आमतौर पर मैंने आपके लिए यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो सर्च के टॉप पर आमतौर पर हाँ, और मैं पहले सेल्स पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं पोजीशन के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है, दिए गए कीवर्ड की पोजीशन के अनुसार। और मान लीजिए कि हम प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कीवर्ड लेते हैं जो है किचन सीजर। आमतौर पर मैं जो देखना पसंद करता हूं वह है टॉप प्रोडक्ट। ठीक है, काफी अच्छी तरह से सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे सारा मार्जिन नहीं खाते और सारी सेल्स नहीं खाते। तो अच्छी सेल्स का मतलब क्या है? तो उदाहरण के लिए इस किचन और डाइनिंग कैटेगरी के लिए मान लीजिए कि टॉप 5 लिस्टिंग्स को 5,000 बेस्ट सेलर रैंक मिल रहा है। 5,000 बेस्ट सेलर रैंक किचन डाइनिंग होगा, ठीक ठीक नहीं पता, यह तारीख और समय पर निर्भर करता है। लेकिन मान लीजिए कि यह प्रतिदिन 50 सेल्स होगी उदाहरण के लिए, ठीक है। लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स पर कम BSR देखेंगे जो पेज 1 पर हाईली रैंक्ड हैं, ठीक है। लेकिन वे अभी भी सारा प्रॉफिट नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि यहां हमारे पास ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है, वे मूल रूप से 57,000 सेल्स खा रहे हैं, सिर्फ 2 लिस्टिंग। सभी अन्य लिस्टिंग अन्य सेल्स को चारों ओर स्प्रेड कर रही हैं। और यह देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस कैटेगरी को बड़े डिहे ब्रांड्स ने डोमिनेट कर रखा है, जिसे हम वास्तव में देखना नहीं चाहते, जैसे कि अमेजन या कोई अन्य ब्रांड जैसे किचनेड। लेकिन विशेष रूप से पेज पर टॉप वाली लिस्टिंग्स सारा मार्जिन खा रही हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम देखना नहीं चाहते। लेकिन हम अभी भी ऐसे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं जो टॉप पर हों, जो बहुत सेल कर रहे हों। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि सेल्स सारे पेज नंबर 1 पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। और ये इस प्रोडक्ट के साथ वास्तव में नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर हम जो देखते हैं, उदाहरण के लिए पहला वाला एक महीने में लगभग 3,000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, दूसरा वाला 2,000 बेच रहा है, इसके बाद वाला 2,200 बेच रहा है, फिर
1000 फिर 900 800 देखिए, तो ये स्पष्ट रूप से नीचे जाएगा क्योंकि पोजीशन के साथ ऐसा ही होता है। जो अधिक बेच रहे हैं वे टॉप पोजीशन पर होंगे, लेकिन जो निचले हिस्से में होंगे वे भी सेल्स प्राप्त करते रहेंगे और यह भी काफी अच्छा है। इसके अलावा मैं देखना चाहूंगा इस नीश में ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत अधिक सर्च वॉल्यूम रखते हैं, या जरूरी नहीं कि बहुत अधिक सर्च वॉल्यूम हो, बल्कि बहुत से कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो। उदाहरण के लिए हम देखना चाहेंगे, मान लीजिए 10 कीवर्ड्स जिनका कम से कम 5000 सर्च वॉल्यूम हो, फिर से हीलियम 10 के आधार पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा क्योंकि हमारे पास विभिन्न कीवर्ड्स पर हाई रैंक करने के कई मौके होंगे। उदाहरण के लिए इस निश में हमारे पास किचन सीजर्स होंगे, लेकिन हमारे पास किचन शीयर्स भी हैं जो एक बड़ा कीवर्ड भी है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास इस प्रोडक्ट से जुड़े अधिक से अधिक कीवर्ड्स हैं और उनकी सर्च वॉल्यूम अधिक है, तो ये काफी अच्छा है क्योंकि तब हम इसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम खुद को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए अच्छी रैंकिंग दे सकते हैं जिसकी प्रति माह काफी अच्छी सर्चेस होती है, और हम इस कीवर्ड से सेल्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अपने प्रोडक्ट को सही नजरों के सामने रखने के लिए कई जगहें हैं ताकि सेल्स प्राप्त की जा सके। पहले पेज पर काफी लो रिव्यू हैं, यहाँ बहुत सारे रिव्यूज हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास टॉप लिस्टिंग में मान लीजिए टॉप प्रोडक्ट्स के लिए उदाहरण के लिए 150 से कम रिव्यूज हैं, 300 से कम रिव्यूज हैं, सही। कुछ ऐसा नहीं जो बहुत कंजस्टेड हो, लेकिन वहां रिव्यूज तो होने चाहिए। तो उदाहरण के लिए यहां हमारे पास 18,000 8,000 रिव्यूज हैं। ये आपके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन हमारे पास कुछ अन्य निश हैं जहां हमारे पास टॉप सेलर पर जैसे 500 रिव्यूज हैं, इसके बाद वाले के पास 300 हैं, और फिर अन्य के पास जैसे 100 200 50 30 ऐसे हैं। और मुझे ये देखना भी पसंद है कि जिन प्रोडक्ट्स के 100 से कम रिव्यू हैं वे अभी भी टॉप प्रोडक्ट्स तुलना में बहुत अधिक सेल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास टॉप प्रोडक्ट हैं जो प्रतिदिन 1000 यूनिट बेच रहे हैं और उनके 300 रिव्यूज हैं, तो हमारे पास ऐसे लोग होंगे जिनके पास सिर्फ 50 रिव्यूज हैं लेकिन वो फिर भी सेलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए प्रतिदिन 100 सेल्स, और यह सभी सेलर्स के बीच समान रूप से वितरित होगा। इसलिए इस केस में इसका मतलब है कि सभी बायर केवल एक या दो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, यह समान रूप से वितरित है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं भी देखना पसंद करता हूं। मुझे ऑप्टिमाइज ना की गई लिस्टिंग देखना पसंद है। उदाहरण के लिए ऐसी लिस्टिंग जिनमें बहुत सारी इमेजेस नहीं है, और हमने इस बारे में लेसन के ब्लैक बॉक्स पार्ट में बात की थी। उदाहरण के लिए प्रोडक्ट जिनमें 3 इमेजेस हैं उदाहरण के लिए, और वे अभी भी अच्छी सेल्स प्राप्त कर रहे हैं, यह देखना बहुत अच्छा है। या उनकी इमेजेस बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, और फिर से कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं, अमेजन भी ज्यादा नहीं है, यह हमारे लिए अच्छा होगा। ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट भी मैं इस पर बात करना चाहता था। तो सीजनल प्रोडक्ट वह होता है उदाहरण के लिए जो केवल गर्मियों में अच्छा बिकता है या केवल सर्दियों में, और निश्चित रूप से फिजेट स्पिनर जैसी कोई ट्रेंड नहीं, या बस एक ट्रेंड जिसे हम देखते हैं कि उसकी ट्रेंडिंग काफी तेजी से ग्रो हो रही है। तो कुछ ऐसा जो बहुत अधिक सर्च नहीं किया गया, उदाहरण के लिए एक कीवर्ड या एक प्रोडक्ट के रूप में, और अचानक ये प्रकट हुआ, और हम इसे इन लेसन के ट्रेंडस्टर पार्ट में शामिल करेंगे। अगर आपने इसे देखा है तो ये इस लेसन से पहले था, मुझे विश्वास है, और वहां मैंने इसे समझाया। तो आप प्रोडक्ट का ट्रेंड देख सकते हैं, जैसे यदि गूगल पर भी था और अमेजन पर भी, जैसे ये समय के साथ कैसे बिका। तो अगर ये स्थिर है और ऊपर जा रहा है तो ये वास्तव में अच्छा है, अगर ये स्थिर है और नीचे जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। अगर ये स्थिर है और फिर अचानक उछाल मारता है तो ये थोड़ा रिस्की होगा। उदाहरण के लिए यदि आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि एक मास्क जो बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन फिर जो लोग शुरुआत में शामिल हुए उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और फिर यह ऐसा है, ये अधिक कंपटीशन जैसा है, या आपको खुद को अलग दिखाने के लिए अधिक तरीके खोजने पड़ते हैं, यहां तक कि मास्क के साथ भी। और फिर अगर बहुत से लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो प्राइस गिर जाता है। तो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आसान नहीं होते, आपको ट्रेंड्स को समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, और एक और बात यह है कि खुद को अलग दिखाने का तरीका, तो अगर आप सभी अन्य सीजर से खुद को अलग दिखाने का तरीका खोज सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने 2 पैक 3 पैक बनाए हैं, कुछ लोगों ने ब्लेड कवर्स ऐड किए हैं, है ना, कुछ अन्य ने इसे अधिक प्रीमियम लुक दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने इसे एक बॉक्स में रखा, कुछ लोगों ने इसे अन्य प्रकार की सीजर्स के साथ मिलाया। तो आपको खुद को अलग दिखाने का तरीका खोजना होगा। जितना बेहतर तरीका आपके पास खुद को अलग दिखाने का होगा, आपके लिए कंपीट करना उतना ही आसान होगा। और ये वो चीजें हैं जिन्हें मैं देखना पसंद करता हूं जब मैं प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा होता हूं। चलिए वापस क्रोम एक्सटेंशन पर चलते हैं, और अब चलिए यहाँ अलीबाबा बटन पर सोर्सिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। और मूल रूप से जब हम अपनी सभी चीजों से गुजरते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं हाँ ये हमें काफी अच्छा लगता है, और चलिए देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो अलीबाबा पर सोर्स पर क्लिक करें, और यहाँ जो होने वाला है वह मूल रूप से ये है कि यह आपको हीलियम 10 से सीधे अलीबाबा पर ले जाएगा, ये छोटी सी विंडो, और आपके पास अलीबाबा पर ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनियां होंगी, और यहां आप उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं और फिल्टर करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहां विभिन्न प्रकार की किचन सीजर्स हैं, और सरलता से अगर हम चाहें तो अलीबाबा पर व्यू मोर पर क्लिक कर सकते हैं इस तरह। लेकिन हम इसे कुछ और तरह का क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं जिनका प्राइस मैक्सिमम $1 पर यूनिट हो।
हम मॉक करना चाहते हैं। मॉक का मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, तो यह वह मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है जो सप्लायर हमसे ऑर्डर करने के लिए मांगेगा। उदाहरण के लिए यदि हम इसे अधिकतम 100 पर सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे सप्लायर होंगे जिनके पास 100 यूनिट्स हैं जिन्हें हम ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। कभी कभी यदि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम 1000 है तो इसका मतलब है कि हमें इस कंपनी से ऑर्डर करने के लिए कम से कम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करने होंगे। और आमतौर पर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो बहुत छोटे और सरल होते हैं जैसे सीजर्स, इन पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अधिक होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो मान लीजिए अधिकतम 200, तो हम एक छोटा टेस्ट ऑर्डर करना चाहते हैं जैसे 200 यूनिट्स, तो हम इसे मैक्सिमम 200 पर रखेंगे। सही। अगला है वेंडर रेटिंग। अब ये रेटिंग क्या है? आप यहां स्पेसिफिक रेटिंग के स्टार्स देख सकते हैं। हमारे पास 4.4, 4.88 हैं, तो अगर आप सभी टॉप रेटिंग्स देखना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हम मिनिमम 4.8 करेंगे। और यह हमें सभी हाई रेटेड प्रोडक्ट्स या हाई रेटेड वेंडर्स या वास्तव में हाई रेटेड सप्लायर्स को दिखाएगा, जैसा कि आप इसे कहना चाहें। अगला है एडवांस फिल्टर। तो हमारे पास है सप्लायर कंट्री जहां से वे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप चाइना से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या कहें कि आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और उन्हें जापान में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। शायद आप जानते हैं कि जापान में सीजर की क्वालिटी बहुत उच्च होती है या स्टील की, या सामान्य रूप से आप जापान के साथ काम करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो हमारे पास चुनने के लिए कुछ देश हैं। हीलियम 10 के पास नहीं है, उदाहरण के लिए रशिया जैसे देश या यहां इजराइल। लेकिन यही वह विशेष प्रकार का क्रोम एक्सटेंशन है जिसके साथ यह काम कर रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर अलीबाबा से सोर्सिंग के लिए हाईएस्ट डिमांड वाले देश हैं। तो मान लीजिए हम चाइना चुनते हैं, या हम इसे ऐसे ही रखते हैं, आप जानते हैं, जैसे सादा, लेकिन मान लीजिए चाइना, या खैर मान लीजिए चीन। ठीक है। मान लीजिए वेंडर टाइप। हमारे पास मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरर वह व्यक्ति होता है जो सीधे अपनी फैक्ट्री में सीजर्स को प्रोड्यूस करता है। दूसरी ओर ट्रेडिंग कंपनी वह होती है जो इस प्रोडक्ट को लेती है और आपको बेचती है, और वह एक मिडलमैन की तरह होती है। तो वे इसे मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आप इसे उनसे खरीदते हैं। अब कभी कभी मैन्युफैक्चरर से खरीदना आमतौर पर सस्ता होता है। हालांकि ट्रेडिंग कंपनी आपको ऐसा मैन्युफैक्चरर खोज सकती है जो आपके द्वारा खोजे गए अन्य मैन्युफैक्चरर्स की तुलना में हाई क्वालिटी वाला हो। तो आपको इसके साथ खेलना होगा और देखना होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम एक ट्रेडिंग कंपनी चुनने जा रहे हैं। अकाउंट की एज, यहाँ अकाउंट की एज है 5 साल मान लीजिए, या ये वाला 10 साल से मार्केट में है। तो जितना अधिक समय यह अलीबाबा पर है, ये जरूरी नहीं कि बेहतर हो। कभी कभी आपके पास ऐसे लोग होंगे जो अभी अभी अलीबाबा मार्केट में आए हैं और वे महान फैक्ट्रीज या महान ट्रेडिंग कंपनियां हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं 5 से अधिक सालों को चूज करने वाला हूं केवल यह देखने के लिए कि उनके पास कभी कभी प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस होता है। ये काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप इसके साथ खेल सकते हैं। ऑनली रेडी टू शिप का मतलब है कि उनके पास अभी इन्वेंट्री उपलब्ध है जिसे तुरंत भेजा जा सकता है। इसे टिक करना भी काफी अच्छा है। ओनली वेरीफाइड सप्लायर इस बॉक्स को टिक करेगा जिसे एसजीएस ग्रुप द्वारा वेरीफाई किया गया है। यह आपके लिए यह देखने का एक और तरीका है कि यह वेरीफाइड है, यह एक असली व्यक्ति है, असली फैक्ट्री है। आमतौर पर कुछ के पास वेरिफिकेशन नहीं होती है और वे फिर भी लंबे समय से यहां हैं। उदाहरण के लिए यह शायद एक ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर है। तो यह वाला अलीबाबा पर 7 साल से है और इसके पास यह वेरीफाइड एसजीएस नहीं है, लेकिन मैं इसे जोड़ना पसंद करता हूं क्योंकि फिर से ये सिर्फ एक और चीज है जो ये सुनिश्चित करती है कि जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी वाले होंगे, लेकिन ये अभी अभी इस एसजीएस ग्रुप द्वारा वेरीफाई किया गया था। तो ये एक और वेरिफिकेशन की तरह है जो देखना काफी अच्छा है। फिर हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे और फिर हमें वह मिलेंगी ट्रेडिंग कंपनियां, या फिर से ट्रेडिंग कंपनियों और मैन्युफैक्चरर का जो इसमें है इस क्राइटेरिया में। तो एक यूनिट के लिए $1 से कम और मॉक 200 मैक्सिमम है। और मैं आपको प्राइस के बारे में एक और बात बताऊंगा कि प्राइस जरूरी नहीं कि सही हो। आपको उस मैन्युफैक्चरर से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रति यूनिट कीमतें क्या हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ जो लिखा होता है वह जरूरी नहीं कि सही हो, और निश्चित रूप से आप बेहतर कीमतें प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बातचीत करते हैं। लेकिन यह इस अतिरिक्त का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है ताकि सीधे एक उत्पाद प्राप्त किया जा सके, सीधे एक निर्माता प्राप्त किया जा सके जो आपके मानदंडों में फिट बैठता हो। उदाहरण के लिए हमने इसे पाया, हम यहाँ क्लिक करेंगे और हम सीधे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे चैटिंग शुरू कर सकते हैं और अपने उत्पाद प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। अब एक और चीज जो हम उपयोग कर सकते हैं वह है कि हम सीधे अलीबाबा पर जाकर किचन सीजर टाइप कर सकते हैं और यहां अलीबाबा पर क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं और लॉन्च अलीबाबा डिमांड एनालाइजर पर क्लिक करेंगे। और जो होगा वह यह है कि यह अलीबाबा से इंफॉर्मेशन लेगा और आपको अमेजन से जानकारी प्रदान करेगा। तो अगर आप अलीबाबा पर ब्राउज कर रहे हैं तो मूल रूप से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट अमेजन पर कैसे बिक रहे हैं। और किचन सीजर के केस में हम यहाँ कीवर्ड देखेंगे, हम अमेजन पर फिर से सर्च वॉल्यूम देखेंगे। और अगर आप यहां सर्च वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ बहुत अच्छा है और हम ऑल टाइम सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लगभग 2 साल पीछे का डेटा और स्टेटिस्टिक देख सकते हैं। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जनवरी में अमेजन पर सर्च वॉल्यूम इस स्पेसिफिक हफ्ते के इस स्पेसिफिक दिन में 28,000 था।
लेकिन हम देख सकते हैं कि किचन सीजर शब्द एक सर्च टर्म के रूप में ये नीचे नहीं जाता है। तो फिर से लोग इसे खोज रहे हैं। इस कीवर्ड की काफ़ी डिमांड है और इसीलिए इस प्रोडक्ट की भी। इसलिए ग्राफ को ऊपर जाते देखना काफ़ी अच्छा है। फिर से हम 1 साल का ट्रेंड देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी भी ऊपर जा रहा है। ये जून और गर्मियों में नीचे गया था, लेकिन अंततः ये ऊपर चला गया। और 90 दिनों का ट्रेंड और 30 दिनों का ट्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, 90 दिनों का ट्रेंड थोड़ा नीचे गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ क्रिसमस था, है ना? और क्रिसमस पर लोग शायद किचन सीज़र गिफ्ट के रूप में खरीदना चाहते थे और फिर ये यहाँ थोड़ा नीचे गया, तो ये ठीक है। लेकिन ऑल टाइम के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाता है। इसके अलावा हम स्पाइक्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि स्पाइक्स क्यों होते हैं? उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ मई है और हमारे पास दिसंबर 2019 है, शायद वह क्रिसमस था, और हमारे पास मई 2020 भी है। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा था, क्यों ये इतना ऊपर चला गया। शायद मई में मदर्स डे है या कुछ और, मुझे श्योर नहीं है। 17 अक्टूबर को ये वास्तव में ऊपर चला गया। शायद ये प्राइम डे था, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस तरह आप देख सकते हैं कि कीवर्ड कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। इस टाइप के कीवर्ड और इस निश का टोटल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज प्राइस दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उन चीज़ों से थोड़ा अलग है जो हमने अमेज़न पर देखी थी। मैं आपको 1 सेकंड में बताऊँगा क्यों। यदि आप यहाँ सभी मैट्रिक्स देखने के लिए क्लिक करते हैं, तो ये आपको अलीबाबा के ब्लैक बॉक्स पर वापस ले जाता है। और ये क्या करता है, ये आपको ब्लैक बॉक्स के उस निश वाले हिस्से में ले जाता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, और ये यहाँ किचन सीजर कीवर्ड को इनपुट करता है और टाइटल में भी। तो ये विशेष रूप से किचन सीजर और उन प्रोडक्ट्स को दिखाता है जिनके टाइटल में किचन सीजर है। लेकिन अन्य किचन सीजर के लिए जो हमें यहाँ पर सर्च में दिख रही है, शायद हमारे पास अधिक किचन सीजर थी जिनके टाइटल में किचन सीजर या कुछ और था, या उनके टाइटल में किचन सीजर नहीं थी। लेकिन फिर भी वे किसी कारण से यहाँ रैंक कर रहे हैं, जैसे कि अन्य ऑफिस सीजर्स जो हमने यहाँ देखी। लेकिन इस निश के साथ ये स्पेसिफिकली आपको किचन सीजर दिखाता है, इसीलिए इसे देखना एक अच्छा तरीका है। यही कारण है कि मैं भी इस निश का उपयोग करता हूँ, और यहाँ हमारे पास विभिन्न प्रोडक्ट्स होंगे। फिर से जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको ये निश वाले लेसन से याद है तो मैं इसे अब नहीं देखूंगा, क्योंकि हमने पहले ही इसे देख लिया था। यदि आप चाहें तो आप निश लेसन में वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मूल रूप से यह इसे अलीबाबा से लेता है और प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी देखने के लिए इसे हीलियम 10 पर डालता है। हमारे पास किचन सीजर्स के लिए टॉप मैचिंग कीवर्ड है, इसलिए यदि आप एक क्विक कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास किचन सीजर हैवी ड्यूटी, किचन सीजर डिशवॉशर सेफ हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए कौन से अन्य कीवर्ड अच्छे हैं, कौन से अन्य लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अच्छे हैं और उनकी सर्च वॉल्यूम क्या है। उदाहरण के लिए हम फिर से देख सकते हैं किचन सीजर्स हैवी ड्यूटी ऑल टाइम पर। फिर से ये कुछ ऐसा था जिसकी सर्च वॉल्यूम काफी अच्छी थी, हालांकि ये कोरोना की वजह से शुरू में थोड़ा डाउन जरूर रहा, और फिर किसी कारणवश गर्मियों के दौरान ये बहुत तेजी से ग्रो हो गया, किचन सीजर्स हैवी ड्यूटी। और हमारे पास यहाँ अन्य किचन सीजर्स या अन्य कीवर्ड भी हैं। आप पूरी कीवर्ड लिस्ट देख सकते हैं, ये आपको यहाँ से मैग्नेट पर ले जाएगा। फिर से मैग्नेट हीलियम 10 के साथ एक कीवर्ड टूल है। अब मैं सी में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसका यूडेमी पर फ्री कोर्स भी है, और मैंने पहले आपको बताया था कि यह कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से जुड़ा है, लेकिन मूल रूप से ये सभी कीवर्ड्स को खोजने वाला है जो किचन सीजर्स से जुड़े हैं। और देखिए ये काफी सही है, इसने सभी किचन सीजर, किचन गैजेट सीजर, कर्व्ड किचन सीजर्स आदि आदि खोज ली। और इस तरह आप अधिक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ताकि ये समझ सकें कि यह आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आमतौर पर मैं कम से कम 10 कीवर्ड देखना पसंद करता हूं, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि यह बिल्कुल इसी तरह हो जिसमें 5000 सर्च वॉल्यूम हो। यहां हमारे पास एक है जिसमें 37,000 है, लेकिन इसमें 5,000 है, और ब्रेक टाइम 06 क्वार 2000 2000 1500। लेकिन मैं आपको इस निश के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं जिसमें किचन सीजर इंक्लूड है, लेकिन इसमें किचन शीयर भी हैं जो लगभग वही प्रोडक्ट है, और इसमें लगभग सिमिलर सर्च वॉल्यूम है। तो किचन शीयर्स हैवी ड्यूटी है और यहां भी किचन शीयर्स हैं। तो कीवर्ड्स के हिस्से में ये काफी अच्छा है, लेकिन अब ये रिव्यूज के साथ इतना सेचुरेट हो गया है आदि, तो ये शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है उदाहरण के लिए, या आमतौर पर इसका प्राइस भी कम होता है। मैंने प्राइस के बारे में बात नहीं की। प्राइस इतना अच्छा नहीं है, जब यह उदाहरण के लिए 16 का एवरेज हो तो वास्तव में इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स को हटा दें जो किचन सीजर्स या किचन शीयर नहीं है, जैसे कि हमने पहले देखे गए ऑफिस सीजर्स, तो एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं आपको कम से कम $20 से अधिक एवरेज प्राइस रिकमेंड करूंगा। लेकिन फिर भी ये वास्तव में आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि शायद आपके पास एक प्रोडक्ट होगा जिसकी पर यूनिट कॉस्ट $0.1 है और वह $16 में बिकता है, तो ये अच्छा है, तो इसके बारे में भी सोचें। लेकिन हाँ, और आमतौर पर मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जाऊंगा जिनका इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न पैरामीटर होता है, तो ये काफी अच्छा है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ वर्ड फ्रीक्वेंसी है, कितने किस प्रकार के कौन से वर्ड फ्रेश इन लिस्टिंग्स में दिखाई देते हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं। फिर से मैं आपको मैग्नेट पर ले जाऊंगा, और फिर से
ये कीवर्ड रिसर्च कोर्स का हिस्सा है, इसलिए मैं वहां और गहराई में जाऊंगा। लेकिन यहाँ ये आपको दिखाता है कि कितनी बार दिए गए कीवर्ड को इन लिस्टिंग्स में रिपीट किया गया है इस प्रकार के कीवर्ड के निश में। तो यहाँ सीजर्स, हैवी ड्यूटी, स्टेनलेस, शियर, स्टील हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ कौन से अन्य कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। डिश वॉशर, तो हाँ, ये शायद डिश वॉशर सेफ है या नहीं। यहाँ ऑक्सो जैसा कुछ है जो एक ब्रांड सेफ है। फिर से जैसा मैंने आपको बताया, डिश वॉशर सेफ। पोल्ट्री, शायद पोल्ट्री, सीजर्स, पोल्ट्री, शियर, यहाँ प्रोडक्ट्स और कीवर्ड के लिए और अधिक आइडिया है। और ये सब अलीबाबा और एक्सटेंशन के जरिए होता है। फिर से आप इसे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसे वहां लिंक कर दूंगा, इसे देखें। और हाँ, हमारे पास अलीबाबा पर भी काफ़ी आइडियाज़ हैं। इसके अलावा आप इसे विभिन्न मार्केट्स के लिए भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए Amazon.uk के लिए वही चीज़, बस अलग-अलग नंबर, बेशक। इस तरह आप अलीबाबा से सीधे प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं और उन्हें अमेज़न पर ले जा सकते हैं या अमेज़न से अलीबाबा पर। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, ये सब इस क्रोम एक्सटेंशन के बेसिक्स थे। सभी प्रोडक्ट लेवल पर। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें गहराई से जाते हैं, तो चलिए इस मैरिको नाम के प्रोडक्ट को लेते हैं, सही? तो हम इसके अंदर गए और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक कर सकते हैं। मूल रूप से हमारे पास यहाँ अन्य एडिशन है। ओ, मैं आपको एसिन ग्रैबर के बारे में बताना भूल गया। और एसिन ग्रैबर क्या करता है, क्योंकि ये यहाँ सभी प्रोडक्ट्स के साथ काम करता है, काफ़ी सिंपल। आप किसी भी एसिन को ले सकते हैं। तो ये कुछ एसिन लोड करता है। उदाहरण के लिए इसने यहाँ लगभग 113 एसिन लोड किए। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मूल रूप से इसे एक एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड करें और फिर निशेष दिखने के लिए इसे अपने वर्चुअल असिस्टेंट को भेजें या अपने साथी को भेजें, किसी को भी। ये केवल एसिन, ब्रांड, टाइटल, प्राइस, BSI रेटिंग और रिव्यूज दिखाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है। मैं इसे ज्यादा उपयोग नहीं करता, लेकिन शायद ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और फिर हम लिस्टिंग में इंटर करेंगे, एक लिस्टिंग में, और हम यहाँ एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ इन्वेंट्री लेवल्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और रिव्यू इनसाइट्स हैं। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से शुरू करते हैं। ये एक कैलकुलेटर है जो अमेजन से डेटा लेता है और हम यहाँ कुछ डेटा बदल सकते हैं। और मूल रूप से जो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में देखते हैं वो ये है कि प्रोडक्ट का प्योर मार्जिन क्या है और प्रोडक्ट की ROI क्या है। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स के डायमेंशन है। ये इसे अमेजन से पुल करता है। ये लिस्टिंग से सही डायमेंशन उठाता है, प्रोडक्ट का वेट, और इसे हम बदल सकते हैं। और हम ये सारी वैल्यूज इन बॉक्सेस में देख सकते हैं और हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें मैं नहीं बदल सकता, मैं इसे नहीं बदल सकता क्योंकि साइज का टियर कुछ ऐसा है जो अमेजन से लिया गया है। आप वास्तव में इसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप प्रोडक्ट का वेट बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास उसी प्रकार की सीजर है लेकिन आपका वेट 0.5 पाउंड है, तो आप देखेंगे कि आउटबाउंड शिपिंग वेट बढ़ गया है और साइज टियर वही रहा। इसलिए इसने हमारे नेट को प्रभावित नहीं किया। ठीक है, तो यहां जो कुछ भी आप बदलते हैं वह नीचे की वैल्यूज को इफेक्ट करेगा। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रोडक्ट का प्राइस 8.95 नहीं बल्कि 14.95 है, तो ये शायद 300% ROI या 50% मार्जिन बनाता। लेकिन क्योंकि ये 8.95 है, ये बहुत कम है। तो हमारे पास प्राइस है, स्टोरेज का एस्टिमेटेड टाइम। मूल रूप से जितना लंबा होगा, ये आपको उतने अधिक पैसे इन्हें पे करने होंगे, है ना? अमेजन को पे करने के लिए अधिक पैसा। तो अगर यह 6 महीने के लिए स्टोरेज में है, तो आप देख सकते हैं कि नेट वैल्यू कम हो जाएगी। अगर यह 12 महीने के लिए स्टोरेज में है, तो नेट वैल्यू और कम हो जाएगी। तो मूल रूप से आप वास्तव में नहीं चाहते कि आपके प्रोडक्ट्स अमेजन पर बहुत लंबे समय तक रहें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा पे करना होगा स्टोरेज के लिए, क्योंकि स्टोरेज के पैसे आपको देने हैं ना कि उनको, सही। और हमारे पास पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, ये एस्टिमेटेड है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे अलीबाबा से लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इस बॉक्स में सीजर है और ये $1.5 है, तो ये यहाँ आपके द्वारा लिखे गए आधार पर इसे नीचे कैलकुलेट करता है। मुझे यकीन नहीं है कि ये इससे पहले कहाँ था, 1.8, सही। फिर ये एस्टिमेटेड फ्रेट कॉस्ट है। तो उदाहरण के लिए, अगर आप इन सीजर्स को प्रति किलोग्राम के हिसाब से भेज रहे हैं और आप सी शिपिंग के लिए $2 प्रति यूनिट पे कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, फिर से ये वह नेट वैल्यू है जो आपको प्रति यूनिट मिलेगी, सही। यह पर यूनिट नेट वैल्यू है और फिर से यह आपके द्वारा डाले गए क्राइटेरिया के आधार पर बदलता है, यूनिट फ्रेट कॉस्ट। तो यदि आप प्रति किलोग्राम $2 पे करते हैं, तो इस साइज के एक प्रोडक्ट को भेजने के लिए 27 सेंट लगते हैं। यहाँ कम से कम आपके फाइनेंस को समझना बहुत आरामदायक है, क्योंकि ये इसे बहुत तेजी से कैलकुलेट करता है। आप स्टोरेज फीस देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.01 हैं और ये पर प्रोडक्ट है। लेकिन ये अक्टूबर दिसंबर में बढ़ जाता है, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर में अमेजन अपनी स्टोरेज फीस ज्यादा कर देता है, तो ये मूल रूप से बढ़ जाता है ना। और फिर FBA फीस अधिकांश गुड्स के लिए, यदि आप बैटरीज, कपड़े या कुछ और बेच रहे हैं, तो आमतौर पर यदि यह बैटरियों के लिए है तो आप इसे अलग से चुन सकते हैं, क्योंकि इस पर अलग फीस लगती है। लेकिन अधिकांश वस्तुओं के लिए यह इस प्रोडक्ट के लिए नॉर्मल फीस की तरह है। इस मामले में यह 3 पॉइंट कुछ डॉलर है। यदि यह सेम साइज और वेट की बैटरियां होती, तो बैटरियों के लिए आपको थोड़ा अधिक पे करना होगा, लेकिन बाकी गुड्स के लिए आप थोड़ा कम पे कर रहे हैं।
रेफरल फीस आमतौर पर सेल का 15% होती है, लेकिन फिर से यह कैटेगरी पर निर्भर करता है, इसलिए आप इसे अपने लिए चुन सकते हैं। और अन्य कॉस्ट्स, उदाहरण के लिए यदि आप हर एक सेल से $1 डोनेशन के लिए खर्च कर रहे हैं या आप किसी संगठन को डोनेट कर रहे हैं, तो आप यहां $1 डालेंगे और फिर यह आपको प्रति यूनिट केवल $1.19 का प्रॉफिट छोड़ता है। 13% का मार्जिन, 38 का आरओआई। मुझे ऐसे प्रोडक्ट देखना पसंद है जिनका आरओआई 100% होता है सब कुछ पे करने के बाद। तो अगर आपका आरओआई 100% है तो इसका मतलब है तो ये आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट पर आने वाली रिटर्न है। जैसे अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं और आपका आरओआई 100% है तो आपको पूरा डॉलर वापस मिलेगा, तो अब आपके पास $2 होंगे, है ना? तो आरओआई जितनी हाई होगी उतना ही बेहतर होगा। मुझे ऐसे प्रोडक्ट खोजना पसंद है जो सभी नंबर्स को चेक करने के बाद ये होगा। जैसे जैसे कि अभी यहाँ पर आरओआई 100% है लेकिन हमने इसमें मार्केटिंग का पैसा ऐड नहीं किया है, सही? पीपीसी पर जो पैसा खर्च हुआ है, सही? तो अगर आपके पास, तो जैसे कि मान लीजिए इन सीजर्स के लिए आपकी आरओआई अगर प्राइस 11.95 है तो आपके पास 200% आरओआई होगी और 39% का मार्जिन है जो आपको बेहतर पोजीशन में रखता है क्योंकि अब आपके पास मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए अधिक पैसा है। लेकिन आरओआई पैरामीटर के साथ, और मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने खाली समय में गूगल पर जाकर देखें कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100% आरओआई है और आप इस प्रोडक्ट में $1,000 का इन्वेस्ट करते हैं। आप $1,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी सारी मार्केटिंग के बाद आप 100% आरओआई बनाते हैं। अब आपके पास $2,000 हैं। आपने $1,000 को इन्वेस्ट किया, आपने इसे सारा रिटर्न कर दिया, लेकिन साथ ही आपको 100% का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी मिला, इसीलिए $2,000 कमाए। तो अब आपके पास $2,000 हैं। अब अगर आप इसे फिर से इन्वेस्ट करते हैं और $2,000 में 100% आरओआई करते हैं, तो आपके पास $4,000 होंगे, ठीक है? और फिर आप इसे अपने बिज़नेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब आप मैथ करते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे पास 100% आरओआई से भी अधिक है, इसलिए आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं वास्तव में इसे देखूँगा। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है, काफ़ी अच्छा। और इन्वेंटरी लेवल्स कुछ ऐसा है जो हमेशा काम नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ इन्वेंटरी लेवल का आइडिया क्या है। ये आपको दिखा सकता है कि प्रोडक्ट के पास कितनी यूनिट्स स्टॉक में हैं। तो उदाहरण के लिए अगर ये प्रोडक्ट, तो इसके पास स्टॉक में कितनी यूनिट्स हैं? खैर, आमतौर पर अमेज़न आपको यह देखने की अनुमति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर इस लिस्टिंग के इस हिस्से में सेलर्स के पास लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं और इस तरह इन्वेंटरी लेवल्स काम नहीं करेगा। अगर उसने इस पैरामीटर को 10 या 5 मैक्सिमम पर नहीं रखा, तो कभी-कभी आप देखेंगे कि उसकी सभी यूनिट्स स्टॉक में हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत लिमिटेड रूप से काम करता है। लेकिन जो होगा वह यह है कि अगर आप यहाँ इन्वेंटरी लेवल्स पर क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सेलर ने मैक्सिमम क्वांटिटी सेट की है इसलिए यह 10 है। अगर उसने मैक्सिमम क्वांटिटी सेट नहीं की होती तो हम देख सकते थे, उदाहरण के लिए उसकी स्टोरेज में 650 यूनिट्स हैं और अगर हम कल चेक करते हैं और हम देखते हैं कि उसके पास 630 यूनिट्स हैं और अगले दिन 610 यूनिट्स हैं, तो वह प्रतिदिन 20 यूनिट्स बेच रहा है। तो अगर आप वापस आकर इसे देखें तो आप सेल्स की अमाउंट देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह काम नहीं करता क्योंकि कई लोग इस लिमिटेशन को धोखा देते हैं। फिर भी ये वास्तव में मदद नहीं करता। आप अभी भी सेल्स देखने के लिए क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रोम एक्सटेंशन के साथ सेल्स एस्टिमेटेड होती है। लेकिन यहाँ अगर आप इन्वेंटरी लेवल्स देख सकते हैं तो ये वास्तव में असली नंबर्स हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी अमेज़न उदाहरण के लिए कुछ यूनिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। यानी एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, और इससे स्टॉक गिर जाता है। ये स्टॉक्स में दिखाई नहीं देगा। उदाहरण के लिए उसके पास स्टॉक में 520 यूनिट्स थे। अचानक अमेज़न एक स्टोर से दूसरे स्टोर में 100 यूनिट्स ट्रांसफर करता है, तो अब उसके पास स्टॉक में 420 यूनिट्स होंगे और आप सोचेंगे वाह, उसने 100 यूनिट्स बेच दिए। खैर नहीं, ज़रूरी नहीं। तो हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं उपयोग करूँगा, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि कई लोगों के पास लिमिटेड क्वांटिटी होती है। तो मैं इसे बस सेल्स एस्टीमेट पर आधारित करूंगा। उदाहरण के लिए एक्स रे ये कहता है कि 2300 सेल्स। फिर से ये एस्टिमेटेड है लेकिन फिर भी ये काफी एक्यूरेट है। अब अगला पार्ट जो हमारे पास यहाँ है वह है रिव्यू इनसाइट्स, और ये प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? ये क्या करता है? रिव्यू इनसाइट्स के साथ हम इन 8000 रिव्यूज से वह जानकारी निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। उदाहरण के लिए हम केवल 3 स्टार वाले रिव्यूज देखना चाहते हैं और ऊपर या नीचे। तो जैसे इस प्रोडक्ट की 1, 2, 3 स्टार रिव्यू हैं जो सिर्फ इमेजेस के साथ हैं, ठीक है? तो यह क्या करेगा कि इन सभी रिव्यूज में से ये उन सभी रिव्यूज की लिस्ट बनाएगा जिनमें 3 स्टार्स तक हैं और केवल इमेजेस वाले रिव्यूज हैं, और हम उन्हें एक लिस्ट के रूप में देखेंगे। इस लिस्ट में जान जो मैं आपको 1 सेकंड में दिखाने वाला हूं, हम समझ सकते हैं कि लोग प्रोडक्ट के बारे में शिकायत क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, तो सभी रिव्यूज पढ़ने के बजाय आप केवल उन सभी को पुल कर सकते हैं जिनमें इमेजेस हैं। तो हम स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग कौन सी नेगेटिव इमेजेस डाल रहे हैं, वे क्यों खुश नहीं हैं, सही?
प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने और इस प्रोडक्ट का बेहतर वर्जन बनाने के लिए रिव्यू इनसाइट्स का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम केवल इमेजेस के साथ 3 स्टार रिव्यूज लेते हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास सभी रिव्यूज हैं, इसे 1 सेकंड के लिए लोड होने दें। सवाल लोड हो रहे हैं, इसमें कुछ समय लग सकता है, तो ये हो गया। तो हमारे पास 67 समीक्षाएं हैं जो मिली हैं। तो 67 रिव्यूज हैं जिनमें 3 स्टार्स और उससे कम हैं, जैसे 2, 1 या 3 स्टार्स, और उन सभी के साथ एक इमेज कनेक्ट है। सही। तो हमारे पास यहाँ अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जंग लगने वाले, नॉन हैवी ड्यूटी, डू नॉट बाय। तो ये कहता है कि इसे जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सब क्या है। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये रिव्यू खोलेगा और हम रिव्यू देख सकते हैं। तो हम तस्वीर में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सीजर में जंग लग गया है और हम सोचते हैं ठीक है, अगर हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे जंग ना लगे। सही। तो उदाहरण के लिए हमारे पास हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं। तो इसे एक स्टार मिला है, बॉक्स से बाहर निकालते ही जंग लग गया। इसका मतलब है कि उसने प्रोडक्ट को बॉक्स से बाहर निकाला और वह पहले से ही जंग लगा हुआ था। इसका क्या मतलब है? बैड क्वालिटी कंट्रोल और साथ ही बैड प्रोडक्ट क्वालिटी। लेकिन खराब क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे अपने आप को एक विकल्प देते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट रखें जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है? ये जंग लगा हुआ प्रोडक्ट है जो कि इस्तेमाल करने के पहले से खराब था। इसका मतलब है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से चेकिंग करें, अपने प्रोडक्ट्स की बेहतर इंस्पेक्शन करें। यहां ये वाला देखें, एक टर्की को नहीं संभाल पाया, यानी कि इन्होंने इससे टर्की को काटने की कोशिश की लेकिन सीजर टूट गई। चलिए इसकी इमेज देखते हैं। ओह देखो, तो वे टूट गए। वे टर्की को 2 हिस्सों में काटने की कोशिश कर रहे थे, जो एक बड़ा पक्षी है। सही है, उसने इसे काटने की कोशिश की और ये काम नहीं किया, इसने सीजर को तोड़ दिया। तो हम क्या करें? हमें देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ ना हो, हमें उस हिस्से को और मजबूत करना होगा। इस प्रकार आप यह समझ सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगला हमारे पास ऑल क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट से जुड़े सभी सवालों को पढ़ें, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं और विशेष रूप से इस प्रोडक्ट के बारे में क्या पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए, ये कहां बनाए जाते हैं, यह उनके लिए दिलचस्प है। क्या आप प्याज काट सकते हैं? सही। क्या इन सीजर्स के साथ कवर और शीट आती है? क्या इसके साथ ब्लेड कवर आता है? तो लोग ब्लेड कवर चाहते हैं क्योंकि वे, आप जानते हैं, इसे थोड़ा सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इस पर विचार करें, यह आपके प्रोडक्ट को सुधारने के लिए है। और फिर हमारे पास रिव्यू एनालिसिस है, ये काफी अच्छा है। तो इन सभी रिव्यूज से वह क्या था? 67 रिव्यूज से इसने 48 कॉमन फ्रेज पाए। उदाहरण के लिए यहां 2 वीक है। ठीक है, तो यहां लिखा है ये काफी खराब था, पूरी तरह से अलग, और ये खरीदने के 2 हफ्ते में ही टूट गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई फ्रेश बार बार सेव किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कोई पैटर्न है जो कि उस फ्रेश से कनेक्टेड है। मैं इसे आपको फिर से समझाता हूं। ठीक है, चलिए उनके पास मौजूद सभी रिव्यूज को निकालते हैं। 4000 रिव्यूज। ठीक है, मैं आपको इसे इस तरह दिखाना चाहता हूं। तो ये फिर से क्या करता है? ये कॉमन फ्रेश को लेता है इस प्रोडक्ट के लिए, इन रिव्यूज के लिए, और बस उनका एनालिसिस करता है और दिखाता है कि यह कितनी बार रिपीट किया गया है। और मैं आपको समझाऊंगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, बस 1 सेकंड में जब यह लोड हो जाएगा। तो चलिए, रिव्यू एनालिसिस। हमारे पास शब्द किचन शेयर्स टर्म है। ठीक है, शानदार। तो ये एक और कीवर्ड है जो हमें मिला। 240 रिव्यूज में बहुत तेज। इसका मतलब है कि लोग शायद उनके प्रोडक्ट की शार्पनेस में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमें अपनी फीचर्स में, अपनी कॉपी में शार्पनेस को हाईलाइट करने की जरूरत है और दिखाना है कि जो वह खोज रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट में है, ये काफी शार्प है। इसलिए यदि प्रोडक्ट बहुत शार्प है तो इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छी तरह से काटता है। इसका मतलब है कि कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जो तेजी से और आसानी से काटे। इसका मतलब है कि यह एक शार्प प्रोडक्ट है। चलिए और वर्ड्स देखते हैं। वेल मेड, यूज देम। ठीक है, उनका उपयोग करें, ये दिलचस्प है। चलिए देखते हैं। शायद अगर यूज देम एक फ्रेज के रूप में यहां आ रहा है तो देखते हैं कि वे उनका उपयोग कहां करते हैं। तो मैं उनका यहां और वहां उपयोग करता हूं। ठीक है, मैं उनका रसोई में उपयोग करता हूं, है ना? तो आप इसे लेते हैं, प्रत्येक फ्रेज को इस तरह से लेते हैं और देखते हैं कि यह बार बार कहां आ रहा है। उदाहरण के लिए प्राइस के लिए, तो शायद यह प्राइस के लिए अच्छा है या प्राइस के लिए बुरा है। तो आप समझते हैं क्या यह सही प्राइस पर है? क्या लोग इन प्राइसेस से खुश हैं? ठीक है, या उदाहरण के लिए एक गिफ्ट के रूप में। ठीक है, एक गिफ्ट के रूप में इसका मतलब है कि यह एक गिफ्ट देने योग्य आइटम है। इस तरह आप देख सकते हैं, हाँ, लोग इसे गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, यह दिलचस्प है। शायद मुझे एक गिफ्टेबल बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे इस प्रकार के प्रोडक्ट को गिफ्ट करना पसंद करते हैं। कुछ प्रोडक्ट गिफ्ट देने योग्य नहीं होते। तो यहाँ एक और है, अपार्ट फॉर क्लीनिंग। शायद वे सफाई के लिए अलग हो जाते हैं, शायद नहीं होते। शायद लोग चाहते हैं कि यह सफाई के लिए अलग हो जाए। तो रिव्यू एनालिसिस के साथ आप मूल रूप से ऐसे रिव्यूज पा सकते हैं जो इस प्रोडक्ट से कनेक्टेड हैं और फ्रेश बार बार आते हैं। और इस तरह से आप पैटर्न पा सकते हैं जिनसे आप इस प्रोडक्ट को एक बेहतर लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। आइए जल्दी से देखें कि क्या हमने एक्सटेंशन के सभी हिस्सों को अच्छे से देखा या नहीं। और हाँ, एक्सटेंशन के लास्ट पार्ट में इस पेज पर ग्राफ है। आइए देखें यहाँ क्या है।
ये हर एक पेज पर दिखाई देता है और मूल रूप से यह आपको उस प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री ऑल टाइम पर शो करेगा। तो उदाहरण के लिए हमारे पास यह प्रोडक्ट है, अगले तक मैं इसकी सेल्स हिस्ट्री देखूंगा। हमने पहले ग्राफ के माध्यम से इसे देखा था, लेकिन मैं इसे आपको फिर से समझाऊंगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि तारीख हम निचले हिस्से पर देख सकते हैं, दाईं ओर हमारे पास प्राइस है और हमारे पास तीन प्रकार की लाइंस यहां है। लाल लाइन स्लेस रैंक इंडिकेट करती है, नीली लाइन न्यू प्राइस इंडिकेट करती है जो वह प्राइस है जिसे कस्टमर अमेजन पर देखते हैं, और पीली लाइन लिस्टिंग प्राइस है जो सिर्फ बैक एंड पर दिखता है, कस्टमर को ये नहीं दिखता। तो मूल रूप से हमारे पास यहां क्या है, उदाहरण के लिए 24 मार्च को सेल्स रैंक 146 था और प्राइस 12.93 था। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए प्राइस गिर रहा है और गिरता जा रहा है, तो यह अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन अधिक हो रहा है। हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक बहुत कम था, लेकिन अब यह अधिक है। अधिक कंपटीशन, जो अधिक चीप कंपटीशन है, उसे अपना प्राइस ड्रॉप करना पड़ी डीटीएच गया और उसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो यह इस एक्सटेंशन का एक हिस्सा है जो यहाँ है। हम इसे 30 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, 1 साल के लिए या ऑल टाइम पर देख सकते हैं। अगला, हमारे पास यहाँ इन्वेंट्री लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। आप इस प्रोडक्ट को एक्सरे में ले जा सकते हैं बस यहाँ क्लिक करके। ये वही चीज है, हम सेरिब्रो से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं उस प्रोडक्ट से। फिर से मैंने उस फ्री कोर्स को मेंशन किया था जो यूडमी पर है, जो किसी प्रोडक्ट के लिए बेहतर कीवर्ड्स खोजने के लिए है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, हम इस लिस्टिंग को सीधे स्क्रिबल्स में ले जा सकते हैं, जो हीलियम 10 का लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है, जो उस फ्री कोर्स का भी हिस्सा है जो मेरे पास यूडमी पर है। तो मैं आपको इसमें भी शामिल होने की सिफारिश करूंगा ताकि आप देख सकें कि ये सब कैसे काम करता है। और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है जो हमने पहले डिस्कस किया था, और यही हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन के बारे में सब कुछ है। ये बहुत उपयोगी टूल है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां आपके लिए काफी उपयोगी चीजें हैं। इसके विभिन्न विकल्प उपलब्ध होंगे जो फ्री होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ सर्चेस की एक लिमिटेड अमाउंट है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करना और अन्य चीजों के साथ इसे आजमाना बिल्कुल फ्री है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।